अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हर गुजरते 2-4 घंटे बाद इतना कुछ होता है वीलॉग्स में आप लोगों को बताने के लिए कि समझ नहीं आती कौन कौन सा मौजू इसमें शामिल करें। सबसे पहले चलते हैं जो आसमा शराजी साहिबा ने एक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि ये कोई एनडीयू की मीटिंग थी या वहां पर कुछ जो एनडीयू की कॉन्फ्रेंस थी, इसके अंदर मैंने एक सवाल पूछा था जिन बाजवा से कि ये जो हाइब्रिड रजीम है इसकी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ये मामला इतना आसान और सादा नहीं है, इसका जो नुकसान हुआ है उससे बहुत आगे तक आपको जो है वो इसका जवाब देना पड़ेगा। सवाल तो काफ़ी लंबा था लेकिन उसका एक हिस्सा मैं आपको बता रही हूँ, जिसके जवाब में जब बाजवा ने ये कहा कि बिल्कुल आप की बात दुरुस्त है और जिस तरह से फौज के साथ पिछले कुछ अरसे में रवैया इख्तियार किया गया है तो हम 4 जर्नैल जो हैं उस पर कुर्बान हुए हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर। और जाहिर है कि एक इस मामले के ऊपर बहुत दुखी दिल के साथ उन्होंने बात की, क्योंकि जो कुछ भी जो था वो था। तो जनरल बाजवा साहब से सवाल किया गया, ये रजीम चेंज वाला जो ड्रामा हुआ जिससे पूरा मुल्क इस मुसीबत से गुजरा है, जो आप लोगों की एक ज़ाती ख्वाहिश थी या आप लोगों ने एक जो अपने दिमागों में सोचा कि हम लोग इन तमाम करप्ट सियासतदानों को हटाकर इमरान खान जैसे एक इंसान को लाएंगे, लेकिन आप लोगों ने परवाह नहीं की उसके नुकसानात क्या होंगे। लेकिन जो उससे नुकसानात हुए हैं उसका खुमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में? और फिर उसके बाद जो आपके साथ हो रहा है वो आपके सामने है कि आप लोगों ने एक ऐसे इंसान को लाके बिठा दिया जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क का भट्टा बिठा दिया। पहले तो आपको वो क्लिप सुना लेते हैं, वो क्लिप सुन लें, उसमें आसमा शराजी साहब ने क्या कहा था और उसके बाद आगे चलते हैं। जी वो फरमा रही है कि सवाल मेरा काफी लंबा था लेकिन जनरल बाजवा साहब, और उन्होंने कहा जी मैं सिर्फ उसका एक हिस्सा आप लोगों को बताऊंगी, कोई लंबी चौड़ी मैं उसकी कोई तशहीर नहीं करूंगी, आप लोगों के सामने एक हिस्सा आपको बताऊंगी। और इस हिस्से में ये बता रही हैं कि उन्होंने कहा जी कि हमने जो हमारे साथ हुआ है, हमने जो 4 जर्नैल जो है ना इसका खमियाजा भुगत रहे हैं और हम लोग पीटीआई पर कुर्बान हो गए हैं। मतलब उनका मानना ये था कि वो एक तो अपनी गलती मान रहे हैं कि जी वाकई ये हमसे गलती हुई, हमने ये रजीम चेंज वाला ड्रामा किया जिसके बदले में फौज के बेहतरीन ऑफिसर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर कुर्बान हो गए। अंदाजा करें इस इमरान खान साहब के लिए 4 बेहतरीन फौज के जर्नैलों ने कुर्बानी दी। और मेरे ख्याल में अब ये गिनती शुरू हो गई है। पहले मेरा ख्याल है ये चारों साथ ही जाएंगे शायद, क्योंकि चल रही है, हवा तो चल रही है। कुछ लोगों के रिजाइन की बात चल रही है, कुछ लोग खुद ब खुद रिजाइन हो रहे हैं, कुछ शायद एक आध रिजाइन हो गया। तो अब ये जिन 4 जर्नैलों की बात कर रहे हैं उन 4 जर्नैलों का ख्याल यह है कि वो कुर्बान हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सियासत पर। जो उनके साथ हुआ है मेरे ख्याल में ये एक जाते जाते बाजवा साहब इस कौम पर ये एहसान जरूर करते जा रहे हैं कि हर वो गलती मानते जा रहे हैं ताकि गलतियां माने। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि लीडर वही बनता है जो अपनी गलतियां मानता है। तो मेरे ख्याल में बाजवा साहब इस लिहाज से तो उनको ये क्रेडिट देना चाहिए कि वो एक एक गलती मान जा रहे हैं जी कि हमसे ये गलती हुई, हमसे ये ज्यादती हुई और हमने ये सारा कुछ किया। ये आप देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है बाजवा साहब इसको मानते जा रहे हैं और आने वाले वक्त में मजीद जब वो रिटायर होंगे और इमरान खान उनसे क्या मनवाएगा, हजरत अली का कौल बार बार अपने हर वीलॉग में मैं कह रहा हूं कि जनाब देखते जाएं कि हर वीलॉग में एक ही बात कहता जा रहा हूं कि जिससे नेकी करो उसके शर से डरो। और बाजवा साहब भी शायद अब ये कौल बार बार पढ़ते होंगे। साहिर शमशाद साहब जो हैं उनके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन 2 वीडियो जो है वो आप लोगों को जरूर दिखानी। एक तो वीडियो जिनमें अपनी तमाम तर वो कामयाबियों का क्रेडिट जो है वो अपने उस्ताद को दे रहे हैं। सबसे पहले तो सर 1982-80 तमाम जो यहाँ पे मौजूद हैं और जो नहीं मौजूद सर उनकी तरफ से उनके बिहाफ पे अपने असातिज़ा इकराम को सर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सर हमें टाइम दिया और आपने मौका दिया हमें कि आप यहाँ पे आए सर। अभी जिस तरह बात हो रही थी अफजाल के साथ और हम जिस तरह कह रहे थे सर कि आपकी अहमियत और आपकी जो कंट्रीब्यूशन है जहाँ पे हम खड़े हैं, तो अगर मैं एक लफ्ज में कहूँ सर वी आर योर प्रोडक्ट्स, वी आर योर प्रोडक्ट्स, वी आर योर प्रोडक्ट्स। हम यहाँ जो पहुँचे हैं सर अल्लाह की ज़ात है। और जिस तरह वो अलेक्जेंडर ने कहा था सर कि मेरा बाप मुझे आसमान से ज़मीन पर लेकर आया
اور میرے استاد نے واپس مجھے اس اسمان پہ پہنچا. تو یہ سر مطلب ہے ہم اس وقت تو شاید ہم بچے تھے یا جو بھی تھا, بٹ ود ایچ ایوری پاسنگ ڈے وی ریمبرڈ یو اینڈ وی ریمبر یو. میں ابھی بات کر رہا تھا, شروع کرتے ہیں سر اختر عباس نقوی صاحب سے. ہم نے کیری کیچنگ بھی اختر عباس نقوی صاحب کی کی, ابراہیم صاحب کی بہت ہم کرتے تھے, بچے تھے. لیکن سر آج بھی نقوی صاحب کی جو کاپیاں ہیں, املا درست کیجئے, خوش خطی کا خیال رکھیے, وہ آج بھی میں اپنے بچوں کو دکھاتا ہوں ماشاء اللہ کہ یہ ہمارے ٹیچرز تھے. میں نے اپنے دونوں بچوں کو نہ بیکن ہاؤس جانے دی ہے نہ روٹس جانے دی. They are all products of Army Public School. Because I am a product of Islamabad Boarding School اور Islamabad College for Boys. اور آج ہم میرا خیال ہے سر 8-9 جنرل سرونگ ہیں اس وقت ICBIMS کی, اور 10-12 جنرل ہم ریٹائر ہو چکے ہیں. میں آرمی کی بات کر رہا ہوں. یہ ندیم صابر AVM سر 2 اسٹار انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ 3 اسٹار ہوگا. یہ ایئر فورس میں کھڑا ہے. یہ سب آپ کی پروڈکٹس ہیں. These are all your products. اور آپ نے جو ہمیں سر تعلیم تو دی, لیکن جو آپ نے تعلیم کے اوپر چیز دی وہ تربیت ہے, اور اس تربیت کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے. تو یہ جتنی کلاس ہے سر, whosoever is standing here, we are indebted to you and we are grateful to you. ایک ایک لفظ میں ہم, there is no words which can reciprocate, which can pay back what contributions you have done. You don't know what contributions you have done. میرے خیال میں یہ ہم ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں اتھینٹک تو پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں, کہ وہ بچپن میں ان کے والدین نہیں رہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی فوج کے نام کر دی. فوجی گھرانہ ہے ان کا. بہت سارے لوگ چکوال کے جس کے وہ گاؤں میں ان کے کزن کافی زیادہ شہادت کے رتبے پر ان کی فیملی کے لوگ, اور لیکن انہوں نے اپنی تنہا یہ ثابت کیا کہ ایک آپ جب کچھ ٹھان لیتے ہیں تو آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پورے کا پورا اپنے استاد کو دیا. میرے خیال میں اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بڑے ہو کر بھی اپنے استادوں سے بڑے نہیں ہوتے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے اس بات کا کریڈٹ اپنے استادوں کو دیا. دوسری ویڈیو جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے سن لیا کہ انہوں نے اپنے استاد کے بارے میں کیا کہا. یہ ایک میرے خیال میں ایک بہت اچھا جسٹر ہے اس سے ینگ لوگوں کے لیے, اور آج کل کی جنریشن جو کہ استادوں کو کچھ نہیں سمجھتی ان کے لیے اس میں سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے. دوسری ویڈیو میں ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جب وہ اپنے گاؤں واپس گئے ہیں اور ابھی ان کی پوسٹنگ ہوئی نہیں ہے, ابھی انہوں نے چارج اپنا سنبھالا, تو یہ ان کے گاؤں جانے چارج سنبھالنے سے پہلے کی ویڈیو ہے. ظاہر ہے ہمارے گاؤں کا کلچر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی کامیابی کو سمیٹتے ہیں اپنے واپس گھر گاؤں محلے میں جاتے ہیں, خاص طور پہ گاؤں میں. شہروں میں تو DHA میں یا فیس 2, 1, 3, 4 یا بحریہ میں کیا پتہ لگے کون سا افسر بن گیا اور کون سا نہیں. لیکن پنڈ والے نوں بڑا شوق ہوتا ہے کہ اسی کوئی بھی خوشی کریے تو ڈھول اسی ضرور جانے ہیں. تو یہ ڈھول بجتے بھی آپ دیکھتے ہیں. اچھا جی, ایک اور بڑی اہم چیز ہے, ارشد شریف کے قتل پر جو سب سے زیادہ بیچا جا رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بیچا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف اس کو سب سے زیادہ بیچ رہی ہے اس قتل کو. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ارشد شریف کو قبر سے اٹھا کر دنیا میں واپس لے آئیں, لیکن کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ خبروں تک, پھر وہ یوٹیوبروں کے لیے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے جلسے جلوس کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب سمیت پوری پارٹی ارشد شریف کا قتل بیچ رہی ہے. لیکن دوسری طرف قتل کے تمام کھرے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف ARY والے, اور سب سے بڑی بات ہے ارشد شریف کا لیپ ٹاپ مراد سعید سے ملا ہے. اب یہ لیپ ٹاپ مراد سعید کے پاس کیا کر رہا تھا, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. تفتیش کرنے والے اداروں کو کھوج لگاتے لگاتے جب وہ مراد سعید صاحب تک پہنچے تو مراد سعید صاحب سے ان کا یہ لیپ ٹاپ ملا ہے. اور مراد سعید صاحب اب اس کی جسٹیفائی دیں گے کہ اگر ان کے پاس پہلے سے یہ لیپ ٹاپ تھا تو انہوں نے اداروں کو, یا جب وہ قتل ہوئے ہیں تو یہ پہلے میڈیا پہ آ کر کیوں نہیں بتایا کہ ارشد شریف صاحب کی فلاں فلاں چیز میرے پاس پہ ہے. آنے والے دنوں میں وہ قوم کو بتائیں گے اس میں کیا ہے یا کیا نہیں ہے. لیکن رائٹ ناؤ ون آف دی بگیسٹ کوسچن کہ کیا تحریک انصاف اس قتل کے پیچھے کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہے؟ کیا تحریک انصاف اس قتل کے بارے میں جانتی ہے؟ کیا تحریک انصاف کے کچھ ممبران کو پتہ ہے کہ ارشد شریف قتل ہونے والے تھے؟ اگر دیکھا جائے جو فیصل واڈا صاحب بار بار کہہ رہے ہیں تو اس میں کچھ لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ ارشد شریف کے قتل میں تحریک انصاف کے کچھ لوگ شامل ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ جناب کہہ رہے ہیں فیصل واڈا صاحب جو کہ بہت قریب عمران خان صاحب کے اور تحریک انصاف کے سرگرم رکن ہیں. وہ بتاتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اس قتل کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہے. آخری ویڈیو جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں پہلے آپ وہ سن لیں اور اس کے بعد پھر میں جٹاں دے منڈے دی گل کرنا.
जी जनाब, ये थे वो पे वो वर्दी है जिसका हम बड़ा एहतराम करते हैं। मैं ये भी मानता कि तुहाडे को डरदे नहीं है तो क्योंकि तुसीं कुटदे बड़ा हो, मैं मुनाफकत नहीं करांगा, लेकिन असल गल है कि तुहाडे जिस्म ते वो वर्दी है जिसका एहतराम करते हैं। सो ये लम्हा गुजर लेने दें, ये लम्हा आप जी लें। हम इस लम्हे में अपनी ख्वाहिशें दबा लेते हैं, लेकिन लम्हे आने हैं, उसमें हम भी बात करेंगे। अपनी फौज के बारे में बात नहीं करेंगे कभी भी, ना पहले की थी, अक्यूज किया गया बार बार, ना अपनी फौज पे पहले बात की थी, ना आज बात की है, ना मेरे अरशद में बात की थी, ना हमने की थी। गुंबद जट्टों के जो 2 नंबर पुत्र जनाब शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि हम आपकी वर्दी का एहतराम करते हैं, क्योंकि आप लोग वर्दी में होते हैं तो मारते बहुत हैं, लेकिन अभी आपका वक्त है, आपने जो करना है कर लें, लेकिन मत भूलिए हमारा वक्त आने वाला है, और जब हमारा वक्त आएगा आपकी वर्दी नहीं होगी तो फिर हम आपसे पूछेंगे। दोस्तों मुझे एक बात बताएं, क्या मैं अपने हर वीलॉग में ये नहीं कहता कि वर्दी उतरने के बाद ये बाजवा साहब का और दूसरे जनरल साहबान का जो हाल करने वाले हैं, अब जाहिर है उनको ये गिरेबान से पकड़कर मारे पीटेंगे तो नहीं, जिस तरह ये क्लेम करते हैं शहबाज गिल साहब के इनको मारा है नंगा करके, और आई डोंट नो इनके साथ कुछ डंडे शंडे वाला मर्चा लूण वाला, वो खुद ही बताते हैं, मैं तो इसका जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये क्या करेंगे? ये वो करेंगे जो आजम स्वाति साहब कर रहे हैं, जो मीडिया पर उनको, सोशल मीडिया पर उनको बास्टर्ड कह रहे हैं, उनको गालियां निकाल रहे हैं, उनको हरामी कह रहे हैं, उनको पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। मेरे अल्फाज नहीं है, ये याद रखिएगा, ये आजम स्वाति साहब कह रहे हैं, और एक बहुत बड़ा तबका आजम स्वाति के खिलाफ तब उनको पकड़ने की और उनसे इस बात का जवाब लेने के बारे में लोग कह रहे हैं जी कि आजम स्वाति को रोकें। ये मतलब किस तरह फौजी जनरल साहबान के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल करता है। यही है तरीकाकार जो शहबाज गिल साहब जाके करने वाले हैं। शहबाज गिल साहब जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का एक तगड़ा विंग चलाते हैं, तो वो अपने सोशल मीडिया के जरिए इन वर्दी उतरने के बाद क्या करेंगे फौजी बरादरान के साथ या अपनी पाक फौज के साथ, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, मैं पहले भी बता चुका हूं वीलॉग में, कुछ खास फर्क नहीं है। जो ट्रीटमेंट या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोचती है पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के बारे में, वही कुछ हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी का मीडिया सोचता है पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। जिस तरह पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हिंदुस्तान से उसके न्यूज चैनल्स में, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सोशल मीडिया के जरिए कर रही है। तो कोई खास फर्क नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हिंदुस्तान के मीडिया का। लेकिन आने वाले वक्त में इनका सद्देबाब होगा। ये देखें, जाने से पहले आहिस्ता आहिस्ता पत्ते गिर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। जो सब कुछ जो इस तमाम चीजों के बैक पर थे या इसको मास्टरमाइंड कह लें, वो आहिस्ता आहिस्ता झड़ रहे हैं। कभी कोई एक इस्तीफा देने, एक इस्तीफे की खबर, कभी दूसरे के इस्तीफे की खबर। लगता यह है कि जनरल आसिम मुनीर साहब एक फ्रेश टीम के साथ काम करेंगे और जनरल बाजवा साहब अपने साथ साथ अपने वो दोस्त जिनके बारे में उन्होंने जिक्र किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कुर्बान हो गए, उनको साथ लेके जाएंगे। इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज दोस्तों।